अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आवाज़ वगैरह आ रही है आप लोगों को? फंक्शन ऑफ लिपिड्स हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसके बाद आज हम लोगों ने फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के बारे में, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बच्चे जो प्रोटीन्स होती हैं तो कौन कौन से फंक्शंस, मतलब कौन कौन से काम करती हैं। आपको पता ना, लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा लिपिड्स और प्रोटीन है। लिपिड्स क्या करते हैं, मैंने आपको कल बताया। लिपिड्स फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल वो उसको स्टेबल रखता है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा सारे काम करती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं वो चैनल और कैरियर प्रोटीन्स हैं। ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, चैनल एंड कैरियर प्रोटीन। और कुछ पंप्स भी होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाती हैं। अगर कोई सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा क्योंकि लिपिड्स उसको क्रॉस होने नहीं देते, लिपिड्स उसको गुजरने नहीं देते। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो ये मेम्ब्रेन है। अगर कोई चीज़ अंदर जाना चाहती है और ये मेम्ब्रेन उसको नहीं जाने दे रही, तो यहीं तक जा पाती है, तो मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स फिर उसको क्या करेंगी, अंदर पहुंचाने के लिए काम करेंगी और ये बाहर निकालने के लिए भी काम करेंगी, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन है जिनके दरमियान में रास्ता होता है और वहां से चीज़ें मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं। कैरियर प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कैरी करके सब्सटेंस को इन से आउट या आउट से इन करती हैं। याद रखें, पहले वो कंबाइन होती हैं सब्सटेंस के साथ कैरियर प्रोटीन, और कंबाइन होने के बाद उसको दूसरी तरफ छोड़ आती हैं। समटाइम पंप्स भी होते हैं, वो ये वाला काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इंशाल्लाह आपको जो है ना ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आपने बताना है आपको शो हुई या नहीं हुई, ठीक है। एक डायग्राम है, आपने बताना आपको शो हुई या नहीं हुई। इसमें देखें, आपको ये नजर आ रही हैं प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे राइट पे, हाँ जी बच्चों, शो हुई हैं। सबसे राइट पे आपको डिफ्यूजन जो है वो नजर आ रही है। डिफ्यूजन जो है ना वो ऐसे सब्सटेंस की होती है जो लिपिड्स को इजीली खुद ब खुद क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ आपको नजर आ रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये उन चीज़ों की होती है जो लिपिड्स को क्रॉस नहीं करते। मसलन पानी है, वो पानी लिपिड्स को क्रॉस नहीं कर पाता ना, तो पानी के लिए चैनल्स होते हैं जिनको वाटर चैनल्स कहते हैं। तो वो देखें, आपको छोटे छोटे सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं, वो सब्सटेंसेस प्रोटीन के बीच में से गुजर रहे हैं। तो सेकंड जो नंबर पे आपको प्रोटीन जो नजर आ रही है वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन है। थर्ड नंबर पर जो आपको नजर आ रही है वो कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन देखें, मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करती है और दूसरी तरफ छोड़ के आ जाती है। और सबसे लास्ट पे यानी वेरी लेफ्ट, इधर बिल्कुल वेरी लेफ्ट, ये जो आपको जो नजर आ रही है बिल्कुल वेरी लेफ्ट, ये पंप्स हैं। पंप्स जो है ना ये लो टू हाई मूवमेंट करवाते हैं। सो ये सारी चीजें मेम्ब्रेन में फिट हुई होती हैं। मेम्ब्रेन कहाँ पे नजर आ रही है, आप चेक करें, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको नजर आ रही है। देखिए, सारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको लिपिड्स के दो मॉलिक्यूल ऊपर नीचे लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके दरमियान में ये प्रोटीन धंसी हुई हैं। तो ये प्रोटीन चैनल और कैरियर प्रोटीन है। सो इनका फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने में इन्वॉल्व है। चैनल जो है प्रोटीन के दरमियान रास्ते को बोलते हैं, और कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है कंबाइन करवा के। ले जी, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन एंजाइम्स भी होते हैं। मसलन उसी सेल के मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम होंगे जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, ठीक है। मसलन साइक्लेस, और उसके अलावा ये एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है,
ठीक है। सो कुछ एंजाइम्स भी होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल आपको मैंने दी एडिनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेस। तो ये वाला एंजाइम मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सो मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि ये प्रोटीन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं रिसेप्टर्स, उनमें से कुछ प्रोटीन्स के भी होते हैं। ठीक है, जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। मसलन अगर ये सेल है, ठीक है, इसके सरफेस पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर सिग्नल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल्स। किसी और सेल से कोई मैसेंजर आता है, सब्सटेंस आता है, तो वो इन रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड होता है और सेल को मैसेज मिलता है कि मुझे क्या ऑर्डर आ रहा है। तो ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड होते हैं, और जब कोई सब्सटेंस बाइंड होता है तो इसका मतलब ये सिग्नल रिसीव करता है सेल, और वो अपना कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, मसलन हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। अब हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ सेल के पास जाता है, जिस टारगेट तक उसने पहुंचना होता है। मसलन ये अगर हार्मोन है, हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, एक ब्लड वेसल है जो यहाँ पहुंचती है। इस ब्लड वेसल में हार्मोन सर्कुलेट कर रहा है। जब ये ब्लड वेसल टारगेट सेल तक पहुंचती है ना, तो उसमें से ये हार्मोन निकल कर कहाँ जाते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में टारगेट सेल तक के साथ बाइंड होते हैं। और फिर जैसे ही ये बाइंड होते हैं, रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और फिर ये वाला सेल इस हार्मोन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है। जो काम इस हार्मोन ने सेल से निकलवाना होता है ना, वो काम निकलवाने के लिए ये उसके रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है, जो उसके सरफेस पे होगा। सर एंजाइम्स दोबारा समझा दे बेटे। एंजाइम्स 9th क्लास में आपने पढ़े थे। एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं। तो ये एक रिएक्शन है, एटीपी से सीएमपी में कन्वर्ट होने वाला रिएक्शन है। इसको कैटालाइज करने में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम याद करें, और ये एंजाइम मेम्ब्रेन में होता है, बस ये याद रखें, बस इसके ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लें जी। तो बात क्या थी, हार्मोन्स की थी। हार्मोन्स को भेजा है ग्लैंड ने कि भाईजान सेल्स के पास जाएं, सिग्नल है ना। आप किसी को ऑर्डर भेजते हैं कि जनाब मेरे फलाने दोस्त के पास जाएं और उसको कहें कि मुझे ना होमवर्क करने के लिए बुक दे दें, अपने छोटे भाई को आप भेजते हैं। छोटा भाई आपका सिग्नल लेकर जाता है और उनके डोर पे नॉक करता है, अंदर से वो निकलता है, उसको कहता है यार बुक दे दें, वो बुक देता है, वो वापस आ जाता है। इसका मतलब आपने सिग्नल भेजा है। इसी तरह अगर हार्मोन किसी ग्लैंड से आए हैं, वो टारगेट सेल्स को किस तरह सिग्नल देंगे अपना, उसके लिए प्रोटीन चाहिए होगी जो उसके दरवाजे पे लगी हुई हो, मेम्ब्रेन पे लगी हुई हो। ये प्रोटीन पे जाके अटैच होंगे, जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम करेगी प्रोटीन। जैसे ही ये हार्मोन सिग्नल के तौर पे इस पे अटैच होंगे, अंदर से सेल जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगा, जो ये हार्मोन चाहता है वो वाला रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो प्रोटीन के बजाय लिपिड होते हैं, ग्लाइकोलिपिड। आमतौर पर रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स नहीं होती, बल्कि कुछ क्या होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। सो आसान सा मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है और कुछ रिसेप्टर्स ग्लाइकोलिपिड है। रिसेप्टर का मतलब ही यही है, रिसीव करना सिग्नल को। सेल एज ए होल सिग्नल रिसीव नहीं करता, सेल ने अपने सरफेस पे रिसेप्टर रखे हुए हैं कि जो भी आएगा मेरे रिसेप्टर से बात करेगा, फिर मैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है बच्चों, लें जी। कुछ प्रोटीन्स एंटीजेंस भी होती हैं जो सेल के सरफेस पर होती हैं, एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस जो है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए होती हैं। जैसे आप लोग समझते हैं ना, ब्लड ग्रुप बी को बी क्यों कहते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन होती है। ब्लड ग्रुप ए को ए क्यों कहते हैं, क्योंकि
उसके रेड ब्लड सेल पे एंटीजन होती है, सेल्स की सरफेस पे एंटीजन लगी हुई होती है, ये एंटीजन सेल की सरफेस पे लगी हैं। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को पहचानने में आसानी होती है कि ये बैक्टीरिया है, ये हमारा अपना सेल है, तो उन बैक्टीरियाज के ऊपर भी सेल के ऊपर एंटीजेंस लगी हुई होती हैं। तो एंटीजेंस से पहचाना जा सकता है सेल, रिकग्नाइज किया जा सकता है। मतलब आप अपने ब्लड ग्रुप को रिकग्नाइज करें कि वो ब्लड ग्रुप आपका ए है, बी है, तो पहचानने के लिए आप एंटीजेंस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो एंटीजेंस आर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जिनसे आप सेल्स को पहचान सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो दूसरों को पहचान सकता है। ठीक हो गया बच्चों। अब आपको मैं बताऊं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हैं कंबाइंड, वो सेल सरफेस पे मौजूद हैं, वो सेल के लिए सेल मार्कर्स का काम भी करते हैं। व्हाट आर मार्कर्स? एक तो मेरे हाथ में मार्कर है, आपको पता है इसको मार्क क्यों कहते हैं? बिकॉज ये मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। मार्क शनाख्त को कहते हैं, मार्क मीन शनाख्त। सेल की सरफेस पे बच्चों जो ग्लाइकोप्रोटीन, मसलन मैंने इस तरह से आपके सामने बनाई थी, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है, इस तरह मैंने आपके सामने मेम्ब्रेन बनाई थी। मैंने कहा था बच्चों जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर है, बीच में कोलेस्ट्रॉल भी हैं, बीच में प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, सारा कुछ है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है जो लिपिड के साथ अटैच है, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड का। ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड के साथ अटैच है, और ये वाला कार्बोहाइड्रेट है बच्चों जो प्रोटीन के साथ अटैच है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये सेल की सरफेस पे मौजूद है, सेल की सतह पे मौजूद है। अब ये मार्कर कैसे हैं? हम इसकी बेस पे सेल को पहचान सकते हैं। मार्कर मीन मार्क कर सकते हैं, उनकी निशानी है। ठीक है, मसलन अगर आप किसी सेल टाइप को रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो हर सेल की अपनी शनाख्त है। तो इसको हम उर्दू में शनाख्त कह सकते हैं, शनाख्त कह सकते हैं। जैसे आप लोग शनाख्ती कार्ड पे लिखवाते हैं ना, नाक पे तिल, चेहरे पे तिल, वो शनाख्त है। और कबीलों की शनाख्त भी हो सकती है, पठानों की शनाख्त अलग है, पंजाबियों की अलग है, चेहरे से पहचानते हैं ये ऑस्ट्रेलियन है, ये पाकिस्तानी है। यानी आप चेहरा देख के बता सकते हैं इसका खानदान क्या है। अब आपको पता है ना सेल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और सेल्स की रिजेम्बलेंस भी होती है एक दूसरे से। अब आपने पहचाना ये फलाना सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ये सेल है, ये कौन सा सेल है। उस सेल को पहचानने के लिए सेल के सरफेस पे लगे हुए मार्कर्स इंपॉर्टेंट है, इनको सेल सरफेस मार्कर्स कहते हैं। इनसे सेल्स की शनाख्त होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, साइन बोर्ड का काम करते हैं, शनाख्त को हम कह लें साइन बोर्ड। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कपड़े वाली दुकान है, ये जो है ना बिस्किट्स और टॉफियों वाली दुकान है, ये बेकरी है, वहां पे लिखा होता है। मसलन भट्ट साहब ने बेकरी बनाई तो उसका नाम लिखा होगा भट्ट बेकर्स एंड स्वीट्स, यहाँ से मिठाई और बेकरी की चीजें मिलेंगी, साइन बोर्ड लगा होता है। तो हर सेल के बाहर शनाख्ती एक साइन बोर्ड है, इसको देख के पहचानेंगे कि ये सेल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक जैसे सेल एक दूसरे के साथ स्टिक हो सके। मसलन जो एपिथेलियल सेल है वो एपिथेलियल सेल के साथ ही स्टिक होगा ना, स्टिक होगा, जुड़ेगा, ये भी एपिथेलियल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कैंसरस सेल दौड़ता हुआ आ जाता है, कोई और सेल आता है, तो वो उसको अपने साथ नहीं स्टिक करेगा, उसको पता भाई ये मेरे जैसा सेल नहीं है, ये किसी और सेल की टाइप है, उसको एपिथेलियल सेल वाली लाइन में स्टिक नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना। एपिथेलियल सेल के साथ ही कनेक्ट होगा, किडनी का सेल के साथ ही कनेक्ट होगा। सो कैसे पता चलेगा भाई ये मेरी टाइप का सेल है, ये किसी और, ये हमारी बरादरी का, कैसे पता चलेगा? उसके सरफेस पे लगे हुए मार्कर्स, साइन बोर्ड्स, शनाख्त, उससे पता चलेगा भाई। मसलन अगर किडनी के सेल्स हैं तो किडनी के सारे सेल्स पे जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे ना वो एक जैसे होंगे, तो वो
दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे भाईजान, ये सारे हमारी बरादरी के सेल हैं, ठीक है। अहमद ने लेट क्लास ज्वाइन की और ये सलाम कर रहे हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मार्कर्स का। मार्कर मीन आइडेंटिटी, शनाख्त, ताकि सेल एक दूसरे को पहचान सके और उसके साथ कनेक्ट हो सके। अब नेक्स्ट चीज जो है ना वो रेगुलेशन है। रेगुलेशन है सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट की सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ। आपको पता है ना सेल में चीजें इन और आउट होती रहती हैं, तो सेल की बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको रेगुलेट करना है। कैसे किया जाएगा? कौन सी चीज सेल में एंटर हो रही है, कौन सी चीज सेल से बाहर जा रही है। इंटरेक्शन विद व्हाट? इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। सेल से बाहर जो कुछ है वो सेल का एनवायरनमेंट है। जो कुछ सेल में दाखिल होगा वो एनवायरनमेंट से दाखिल होगा और जो बाहर निकलेगा वो एनवायरनमेंट में जाएगा। तो सेल क्या क्या करता है? सेल ने ट्रांसपोर्ट, इसको हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, सिंपल ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ों को सेल से बाहर और सेल के अंदर। ये इसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ चीज़ें इसके एनवायरनमेंट में जा रही हैं और कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट से अंदर आ रही हैं सेल के। तो ये इसकी रेगुलेशन कैसे करेगा? ये कुछ काम करेगा। नंबर 1, ये ऑब्टेन किस चीज़ को करेगा? न्यूट्रिएंट्स को। ये इसके सेल के अंदर दाखिल होंगी चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें जो हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, वो सेल में दाखिल होंगी बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो इसके सेल में वेस्ट चीज़ें बनेगी उसको इसने बाहर निकालना है। इसका ताल्लुक भी ट्रांसपोर्ट के साथ है। जो सेल में वेस्ट बनेगा ना, जो कचरा बनेगा वो उसको बाहर निकालना है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अंदर लेके आना है। इसका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ, इंटरेक्शन के साथ है। उसके अलावा यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना है, वो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए होंगी। यूजफुल चीज़ें कौन सी हैं? मसलन हार्मोन्स हैं, जो सेल बनाएगा और बना के दूसरे हिस्सों को देना चाहेगा तो वो भी क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, मीन ट्रांसपोर्ट करेगा सेल से बाहर, ठीक है। या आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन करना होगा, आयंस का ग्रेडियंट मेंटेन करना है, मीन एक तरफ मेम्ब्रेन के ज्यादा आयंस हों, दूसरी तरफ मेम्ब्रेन के कम आयंस हों। जैसे सोडियम आयंस हैं, हो सकता है बाहर ज्यादा करने पड़ जाए, अंदर कम। मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनका ग्रेडियंट मेंटेन करना पड़ता है। समटाइम नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में ये करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा। सो ये भी आयंस को इन और आयंस को आउट करने के लिए भी कौन इन्वॉल्व होगा? मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगी और पीएच को मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस की आमतौर पर ये सेल सिक्रीट करता है, उससे पीएच मेंटेन रहती है। हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन वगैरह से, आयंस है ना ये भी, इनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने से पीएच मेंटेन करना भी सेल्स का काम है। तो इसका ताल्लुक सेल के एनवायरनमेंट के साथ है और ट्रांसपोर्ट के साथ। अब ट्रांसपोर्ट कितनी किस्म की हो सकती है ये चेक कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बच्चों 2 किस्म की होगी। एक ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों विदाउट एटीपी, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, और दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है। यानी कोई चीज़ सेल के अंदर एंटर होना चाहती है और वो खुद ब खुद हो जाएगी बगैर एटीपी के। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? उनमें डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में किसी किस्म की एटीपी नहीं खर्च होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जो मैंने आपको वहाँ बताई है, जो कैरियर और चैनल प्रोटीन के ज़रिए होती है, उसमें भी किसी की किस्म के एटीपी या एनर्जी खर्च नहीं होगी, ठीक है। जो सिंपल डिफ्यूजन है ये प्रोटीन के साथ नहीं होगा, ये खुद ब खुद होगा। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये प्रोटीन के साथ होगा, ठीक है। और याद रखें कौन सी चीज़ें इसको इजीली क्रॉस कर जाती हैं, कौन सी चीज़ें डिफ्यूजन कर जाती हैं। तो डिफ्यूजन की एग्जांपल याद रखें, गैसेस आसानी से डिफ्यूज कर जाता है। गैसेस जो है ना, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन के जरिए होती है, उसकी डिफ्यूजन की एग्जांपल में वाटर है। वाटर, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, वाटर कर जाता है। और अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सब एग्जांपल्स उनकी हैं जिनकी फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन, बल्कि वाटर की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं हम मेंशन करते, ठीक है, हम अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की मेंशन कर देते हैं। वाटर को हम चैनल्स के जरिए बेशक मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से मूवमेंट का नाम रखते हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। उसमें भी किसी किस्म की एनर्जी खर्च नहीं होती। अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती हैं, कोई उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो आसानी से विदाउट एटीपी का मतलब है इजीली क्रॉस कर सकती हैं सेल मेम्ब्रेन को। जिनको डिफिकल्टी होगी बेटे उनको क्रॉस करने के लिए एनर्जी खर्च होगी, जोर लगाया जाएगा। जोर, जो काम खुद ब खुद होता है उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, एटीपी खर्च नहीं होते, एनर्जी नहीं चाहिए होती। जिसको जोर लगाना पड़ता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। विदाउट एटीपी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, पैसिव। अब विद एटीपी में दो चीजें हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरी चीज है साइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, अगर सेल के अंदर जानी है तो वो एटीपी के साथ ही जाएगी। उसमें पंप्स इस्तेमाल होते हैं, वही प्रोटीन्स जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। लें जी, इसके अलावा साइटोसिस दो तरह की है, एंडोसाइटोसिस और एक्सो। ये बल्क वाली मूवमेंट होती है, मीन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, बड़े बड़े, मसलन इतना बड़ा पार्टिकल, अब ये तो नहीं सेल में एंटर हो सकता प्रोटीन के जरिए, तो इसको एंटर होने के लिए सेल इस तरह से अपनी मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा और एक्सोसाइटोसिस करवाएगा, और जब बाहर निकलना होगा तो पहले एंडो, और जब बाहर निकलना होगा तो एक्सो, ठीक है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आपकी बुक में एक तरीका कंसीडर किया हुआ है, ऑस्मोसिस को दूसरा तरीका कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर पैसिव, दो ये हो गए, और एक्टिव को तीसरा तरीका कंसीडर किया हुआ है, और साइटोसिस को चौथा तरीका, ये तीसरा और ये चौथा तरीका कंसीडर। तो चार बेसिक तरह की मूवमेंट्स जो है ना वो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। पहली डिफ्यूजन जिसमें दोनों तरह की आ जाएगी, पैसिव की दोनों टाइप्स, डिफ्यूजन भी फैसिलिटी। दूसरी ऑस्मोसिस स्पेशल पानी के लिए, और एनर्जी समेत एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो लो टू हाई मूवमेंट होती है, और साइटोसिस जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, जो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, जब किसी ने अंदर आना है तो मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्ड होगी और चीज अंदर आ जाएगी, एंडोसाइटोसिस। और जब बाहर निकलना होगा तो फिर क्या होगा, तो ये मेम्ब्रेन वापस फ्यूज होगी और ये बाहर निकल जाएगी जो बड़ी चीज थी। तो बड़े बड़े सब्सटेंसेस के लिए डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काम नहीं आती, उनके लिए साइटोसिस काम आती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? बाकी जो आइंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली फ्रीली क्रॉस हो सकते हैं वो चैनल से होते हैं, और उसके अलावा जो डिफिकल्टी से होते हैं वो कैरियर से होते हैं, और जो मजीद डिफिकल्टी है वो फिर यहाँ आ जाती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखें ये वो चीज़ें हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, बाकी इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में, बैलेंस रखने में मदद देती है। तो अगर मेम्ब्रेन ना होती तो जो मर्जी चीज़ अंदर आ रही होती, जो मर्जी चीज़ बाहर आ रही होती, जो है ना वो रश लगा रहता है। लेकिन मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करती, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को अंदर लेकर आती है, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को बाहर भेजती है, इन प्रोसेसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। दो पैसिव हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, बाकी दो एनर्जी वाले हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोसिस। बाकी एंडो में मजीद दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनो, वो भी आप लोगों को पता होगा। सॉलिड सब्सटेंस अगर सेल के अंदर जाए तो फैगोसाइटोसिस है, लिक्विड जाए तो पिनोसाइटोसिस है, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? मैसेज कर दें बच्चों जल्दी से, इज इट क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों का जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, आज आपका ईद से पहले का लास्ट लेक्चर है। मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस ईद पे होने वाली कुर्बानी को, करने वाली जो आपने करनी है कुर्बानी, उसको कबूल फरमाए, और जिनकी कुर्बानी नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट ईयर कुर्बानी करने की तौफीक। तो मेरी तरफ से तमाम बच्चों को एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक। इंशाल्लाह हम ईद के बाद दोबारा पूरे स्पिरिट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ईद तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, और मुझे दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।